हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सीरीज। सब्जेक्ट वाइज हम करेंगे पूरे साल के करंट अफेयर्स, जैसे पॉलिटी का जनवरी से दिसंबर तक, फिर साइंस टेक, फिर वगैरह वगैरह जो भी रहेगा वैसे। तो जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही मैं डिस्कस करूंगा, बाकी सब आप पढ़ सकते हो विजन आईएएस के मैगजीन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रोग्राम है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये क्या है? कौन सा प्रोग्राम है? तो ये एक डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा कि जो एरियाज रहेंगे उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना अलग अलग पैरामीटर पर। तो इसे अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-23 में। और ये इनिशियली पहले 500 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। जो इसके आधे से ज्यादा ब्लॉक जो है वो 6 स्टेट्स में है, जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और ये एबीपी मतलब क्या? एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ये बेस्ड है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे। अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है वो हम देखते हैं अभी। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है? तो ये लॉन्च किया गया था 2018 में, जिसका एम था ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव शोन रिलेटिवली लेसर प्रोग्रेस इन की सोशल एरिया। जो जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिन्होंने की सोशल एरियाज में अच्छा इंप्रूव या फिर लेसर प्रोग्रेस दिया दिखाया हो, इनका पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, इसलिए उनके इंडिकेटर्स उसे ही इंप्रूव करना है। 112 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री किया जाएगा। और ये एंकर किया गया है नीति आयोग द्वारा। और इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज भी अज्यूम करेंगे उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रैंकिंग जो बेस्ड रहेगी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस पे रहेगी। 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रहेंगे 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स पर: हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीसी प्रीलिम्स 2019 में एक क्वेश्चन आया था इस पर ही। तो इसी इसी बेस पर कि अटल इनोवेशन मिशन जो सेटअप किया गया है वो अंडर किसके मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में है? तो किस में लगता है आपको? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक, मिनिस्ट्री, लेबर, नीति आयोग, स्किल डेवलपमेंट, किस में है? आंसर है सी, नीति आयोग में। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कौन से है? तो मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते क्या है? तो एक तो ये प्रिविलेज रहता है पार्लियामेंट्री, जो भी रहेंगे पार्लियामेंट में उनके लिए प्रिविलेज रहता है, एक स्पेशल राइट्स रहते हैं, इम्यूनिटी रहती है, एग्जेम्पशंस रहते हैं जो एंजॉय किया जाता है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स रहते हैं उनके उनके दे आर कमिटीज एंड देयर मेंबर्स। ठीक है, दिस और ये जो प्रिविलेजेस है डिफाइन किया गया है 105 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी भी तरह की सिविल लायबिलिटी पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं, किसी भी स्टेटमेंट अगर उन्होंने या फिर एक्ट किया गया रहेगा उनकी ड्यूटीज निभाने में। और ये प्रिविलेज वही क्लेम कर सकता है जो पर्सन एक मेंबर ऑफ द हाउस है। मतलब अगर गवर्नर की बात किया जाए या फिर प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो उनको नहीं मिलेगा। एज सुन एज ही और शी एंटर्स इट टू बी अ मेंबर, द प्रिविलेज आर सेड टू बी कॉल्ड ऑफ। अगर जैसे ही मेंबर उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है तो उनके जो प्रिविलेज रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और ऐसा पार्लियामेंट ने कोई एग्जॉस्टिव लॉ नहीं बनाया कि स्पेशल लॉ की प्रिविलेजेस के ऊपर ऐसे काम करे। और इनके सोर्सेस अगर पूछा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से अलग अलग लॉज में बनाए गए हैं पार्लियामेंट द्वारा, रूल्स है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी। अभी यूआई यूआईडीआई, तो ये क्या है? तो आपको पता रहेगा, आधार एक्ट इसी इसी के अंडर से बनाया गया है। तब आधार एक्ट के अंडर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है ये, एस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजंस ऑफ आधार एक्ट 2016 के बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसके मिनिस्ट्री के अंडर होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए आधार एक्ट काफी बार बार पूछा गया था। इसका विजन क्या रहेगा? टू एम्पावर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया विद यूनिक आइडेंटिटी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब वो ये कि आपके जो रेसिडेंट्स रहेंगे उनके पास एक यूनिक आइडेंटिटी बनी रहे और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको ऑथेंटिकेशन मिलता रहे, किधर भी और कहीं पर भी। इसलिए इनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, आपको पता रहेगा 12 डिजिट का जो नंबर रहता है, चार चार के सेट में रहते हैं तीन। तो उसे आधार नंबर बोला जाता है। जैसे आपको पता है आधार एक्ट के अकॉर्डिंग यूआईडीआई जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है आधार के एनरोलमेंट, ऑथेंटिकेशन और मैनेजमेंट वगैरह सभी स्टेजेस के ऊपर जो भी आधार की लाइफ साइकिल रहती है वो। इसका कंपोजिशन क्या है? तो यूआईडीआई का कंसिस्ट क्या करता है? इसमें चेयरपर्सन, टू पार्ट टाइम मेंबर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि एक मेंबर सेक्रेटरी रहता है अथॉरिटी का। बाद में आता है इंपॉर्टेंट डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल। अभी देखिए जो जनरली ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर काफी इशू चल रहा था। देखिए ज्यादातर मैंने विजन की जो भी मैगजीन देखे पॉलिटी के रिगार्डिंग, तो वो ज्यादातर तो उन्होंने पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लिखा है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो इश्यूज। तो जो जो इम्पोर्टेंट प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, अभी हर एक के अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, इसके ऊपर रेगुलेशन होना या नहीं होना, वो क्वेश्चन आता है मेंस का। तो उसमें ज्यादातर अभी ओटीटी पर क्या पूछा जाएगा, तो इसलिए मैंने ज्यादा इंक्लूड नहीं किया ओटीटी। और जो इंपॉर्टेंट बॉडीज रहते हैं जैसे ये डीपीसीजीसी और अलग अलग बॉडीज रहेंगे,
तो उस पर ज्यादातर सवाल बनाए जाते हैं। और पॉलिटी का ऐसा मानना है मेरा कि अगर आपने लक्ष्मीकांत और ये थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया तो हो जाता है। जनरली लक्ष्मीकांत के बेसिस पर ही ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पॉलिटी का मेजरली तो रोल स्टैटिक पार्ट है। 60 to 70% तो स्टैटिक पार्ट ही ले लेता है। ठीक है। अभी देखते हैं डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल क्या है। इट इज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये। और ये इट वॉज सेटअप अंडर किसके अंडर सेटअप किया गया था, तो ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और लेवल 2 सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है आईटी एक्ट रूल्स के आगे रिगार्डिंग में। और ये ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट पब्लिशर्स काउंसिल रहती है इनके पास, जो कंपोज किया जाता है पब्लिशर जो रहते हैं उनके एज अ मेंबर्स, और इंडिपेंडेंट ग्रीवियस रेड्रेसल बोर्ड रहता है। और इसका जीआरपी जो रहते हैं ये, तो वो चेयर किया जाता है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज, एंड द मेंबर्स विल कंप्राइज एमिनेंट पर्संस फ्रॉम द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एक्सपर्ट्स फ्रॉम लॉ, मतलब सभी इसमें से आ जाते हैं, वेरियस फील्ड से आ जाते हैं एक्सपर्ट्स इनके। तो आपको एक अंदाजा लग गया रहेगा कि ये डीपीसीजीसी होता क्या है। अभी काफी बार ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब क्या, कोर्ट्स के विपरीत कोई भी अगर आपको रेजोल्यूशन सॉल्व करना है तो ये रहता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब क्या, कोर्ट का अल्टरनेटिव क्या रहेगा, तो ये तीन चार रहते हैं। तो तीन है अभी फिलहाल के लिए, तो हम तीन ही पढ़ेंगे जो अलग अलग मोड्स रहते हैं इसके। तो एक रहता है आर्बिट्रेशन, एक होता है मीडिएशन, और एक होता है कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रहता है। अभी देखिए दो बॉडीज है, समझो दो पर्सन है, तो इन्होंने आपस में ऐसा डिसाइड कर लिया है कि एग्रीमेंट कर लिया है कि हम एक आर्बिट्रेशन के ऊपर जाएंगे या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के इधर जाएंगे। ये दो बॉडीज है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, इनके ऊपर ये बाइंडिंग रूल बना देते हैं कि आपको जो भी रिजल्ट रहेगा वो आपको मानना पड़ेगा। तो ये हो गया आर्बिट्रेशन। मीडिएशन क्या रहता है, अभी देखिए मीडिएशन, मीडिएशन मतलब क्या, दो पार्टीज है, तो ये मीडिएटर आ गएगा। इसको पता नहीं ये पार्टी क्या कर रही है और ये पार्टी क्या कर रही है, दोनों के साथ काम करेगा और एक एग्रीएबल सोल्यूशन रिजोल्यूशन की तरफ जाएगा। ये वॉलेंट्री इनफॉर्मल रहता है, ये जनरली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट रहता है। और इसका जनरली ये जो बोलेगा वो लीगली बाइंडिंग भी नहीं रहता है। और कंसिलिएशन क्या है, मीडिएशन और कंसिलिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। कंसिलिएशन मतलब क्या, एक एक तरह का कंसिलेटर आता है, एक एग्रीमेंट के तरफ इनका जॉब रहता है कि भाई दोनों पार्टीज मिलकर जो भी डिफरेंसेस रहेंगे वो साइड में रख के एक म्यूचुअली एग्रीबल सेटलमेंट कर दिया। ये सेटलमेंट की तरफ रहता है और ये रिजोल्यूशन की तरफ रहता है जनरली। सेटलमेंट कर दो भाई, क्या भी रहेगा वो आपस में देख लेकिन है, और ये कर देना है। ठीक है, ये तो माइन्यूट डिफरेंस है, इस पर शायद प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर काफी ज्यादा चर्चे में रहता है ये। अभी जो है काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एक्ट्स वही है, वो वही डिस्कस करूंगा मैं, ज्यादा अलग से कुछ जो भी रहेंगे इंपॉर्टेंट एक्ट्स वो जनरली मेजर तो मेंस के लिए ही रहते। पर कुछ कुछ जो रहते जैसे वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, और ये जो 101 से लेके अभी तक जितने भी आए हैं वो इंपॉर्टेंट रहते। तो ये 106 अमेंडमेंट एक्ट क्या है, तो ये 1/3 सीट्स जो रहते हैं वुमेन के वो रिजर्व करते हैं लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो कि रिजर्व फॉर SC STs है उसको भी इंक्लूड करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 06 है ये। एक 15 ईयर का पीरियड रहेगा, पोटेंशियल एक्सटेंशन भी पार्लियामेंट्री एक्शन के द्वारा ही किया जाएगा। और एक डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद सीट्स एलोकेट किए जाएंगे। करंटली जो है अभी 15% है टोटल मेंबर्स ऑफ द 17th लोकसभा में जो वुमेन है, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में है वो 9% कंस्टिट्यूट करते हैं टोटल मेंबर्स के इसमें, 2009 और 24 के इसमें अगर लोकसभा देखा जाए तो। अगर इन शॉर्ट में एक पेज पर बोलना रहेगा तो ये रहेगा पूरा, ये पूरा मेंस और प्री दोनों के लिए काफी अच्छा किया है इन्होंने। तो वो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, 1/3 सीट्स जो है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन। फिर अलग अलग बिल प्रीवियसली इंट्रोड्यूस कब किए गए थे इसके रिगार्डिंग, तो 91 2 3 4 और 5 बार किया गया है, ऐसे याद रखते। कमिटीज कौन से, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, मार्गरेट हलवा मुखर्जी कमेटी, स्टेटस ऑफ वुमेन 2000 देखिए, अपडेट्स भी देख सकते हो। फिर अभी नए नए आर्टिकल कौन से इंसर्ट किए गए हैं, आर्टिकल 330A, 32, 332A, 239AA, 334A। तो ये आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर टाइम पीरियड कितना है, जैसे बताया 15 ईयर्स है, और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। रोटेशन कब हो सकता है, इस डिलिमिटेशन के बाद। फिर अभी फिलहाल 82 वुमेन ही है MPs लोकसभा में, जैसे मैंने अभी बताया था 15% के अराउंड ये। फिर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, स्टेप साइड, ये तो पूरा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो आप देख सकते हो। तो वो तो हो गए सब
106 के पूरा इम्पोर्टेंट जो भी रहेंगे। तो अभी हम देखते हैं पहले से जो 101 से जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है वो कौन से थे। तो जीएसटी तो था, आपको पता है कि 101 था। फिर सेकंड में क्या था, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था। फिर ये ईडब्ल्यूएस था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए था, 10% रिजर्वेशन की मांग की गई थी, जो कि अलग अलग आर्टिकल्स और क्लॉज के द्वारा। फिर 104 क्या था, तो एक्सटेंड जो रिजर्वेशन जो सीट्स है SC ST लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में 70 to 80 ईयर्स, तो एक्सटेंड करना चाहिए। और रिमूव द रिजर्व सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली बाय नॉट एक्सटेंडिंग इट फर्दर। अभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का यह हटा दिया गया था 104 में, और इनका रिजर्वेशन जो है सीट्स का एक्सटेंशन किया गया था। फिर 105 में क्या है, ओबीसी के रिगार्डिंग था कि आइडेंटिफाई ओबीसी और दे आर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। फिर 106 तो अभी हमने डिस्कस किया पूरा कि कौन से 1/3 सीट्स रिजर्व किए गए जाएंगे। अभी एक नया सेगमेंट है थोड़ा सा, लाइनर जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स है वही डिस्कस किया है मैंने इसमें। तो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को मनाया जाता है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 का जो पब्लिश किया गया था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF, ठीक है। फिर इंडिया रैंक 101 161 अमंग 180 कंट्रीज। इन 2022 इंडिया रैंक वाज 150, ठीक है। और रैंक बढ़ गया हमारा, मतलब इन द इसके प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में सेकंड नहीं है। फिर इंडिया इज रैंक 77 आउट ऑफ 140 कंट्रीज, मतलब ऑलमोस्ट 50% ही हमारा रेशियो है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा किया गया है ये। फिर केरला इज इंडिया फर्स्ट फुल्ली ई गवर्न स्टेट, तो ये पहला स्टेट बन गया है फुल्ली ई गवर्न स्टेट। तो आपने अगर ये पिछले वीडियो नहीं देखे रहेंगे, टाइम टेबल कैसे बनाना है और उसके रिगार्डिंग कैसे कैसे हमें प्रोसीड करना है प्रीलिम्स के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आई लिंक है। थैंक यू।